ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। पड़ोसी अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसी बुरा हो तो तनाव का कारण बन जाता है। पाकिस्तान ऐसा ही एक पड़ोसी है जो दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर घूमता है, लेकिन कश्मीर के सवाल पर प्रलाप करता है। जिस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में चल रही थी, उसी वक्त वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की एक बैठक हुई। उस बैठक में जम्मू और कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव और कुछ समय पहले हुए लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी की गई। OIC ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में होने वाला चुनाव वहां के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दे सकते। OIC ने कश्मीर पर संपर्क समूह का गठन करने का दावा किया। दक्षिण एशिया में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से समाधान होना चाहिए। वहीं OIC ने POK और गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत के बयानों को खारिज कर दिया। चुनाव के दौरान पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर तमाम बयान सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने POK को भारत का हिस्सा बताया। उसके भारत में मिलाने की बात भी की, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि वो हिस्सा भारत का ही है। इससे पाकिस्तान को इस वक्त मिर्ची लगी हुई है। यहां के विकास को देखकर POK के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि POK ये फॉरेन लैंड है। मैं POK के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। POK के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। कश्मीर को लेकर OIC हमेशा उल जलूल बयान देता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा उसको खारिज भी किया। अब इसमें कुछ खास बातों पर जरा गौर कीजिए। जिन देशों ने कश्मीर में चुनाव पर सवाल OIC की बैठक में किए, उनमें तुर्की भी शामिल था और सऊदी अरब भी। लेकिन उसी न्यूयॉर्क में, उसी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में तुर्की ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया जब वो महासंबोधन कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी बात है। वहीं सऊदी अरब ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान को हड़काया है कि हज के नाम पर आने वाले अपने देश के भिखारियों को वो वहीं रोक ले, सऊदी अरब तक ना आने दे। पाकिस्तान में आज दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के पाए जाते हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर भिखारी सऊदी अरब, ईरान और इराक में जाकर भीख मांगा करते हैं। पाकिस्तान ने 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला भी कर लिया है। पाकिस्तान में भीख मांगने का कारोबार $42 बिलियन का है, जो पाकिस्तान की GDP के 12% से भी ज्यादा है। भीख पर जिसकी अर्थव्यवस्था चल रही हो, वो पाकिस्तान और उसके समर्थक में OIC जो कुछ कर रहे हैं, वो दरअसल जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती से पैदा हुई तिलमिलाहट है। जम्मू और कश्मीर में 2014 में जब पिछली बार चुनाव हुए थे, तो पहले चरण के मतदान में 60.3% वोट पड़े थे, जबकि इस साल पहले चरण में 61.4% वोट पड़े। दूसरे चरण में 2014 में 62% वोट पड़े थे, जबकि इस बार 57.3% वोट पड़े हैं। वहीं लोकसभा चुनावों की अगर बात करें जो हाल ही में खत्म हुए हैं, तो 2004 में जम्मू कश्मीर में 34.1% मतदान हुआ, 2009 में ये 38.9 हुआ, 2014 में बढ़कर 49.2 हुआ और 2019 में ये घटा और 44.4 पर आ गया। लेकिन 2024 में 58.6% मतदान अभी 2 महीने पहले कश्मीर में पड़ा है। भारत का लोकतंत्र सबको वोट देने का अधिकार देता है और यही वजह है कि आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद रहने वाले राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनावों में बारामूला में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। और यह दिखाता है कि यही भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि जो भारत का सेपरेटिस्ट है, वो भारतीय आईन के हिसाब से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत भी जाता है। इस बार विधानसभा का चुनाव कितने अच्छे तरीके से हो रहा है कि 2 चरणों के चुनाव में अभी तक कहीं भी हिंसक वारदातों की खबर नहीं आई है, कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं आया है। दूसरे चरण के चुनाव के दौरान 15 देशों के कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने मतदाताओं और आम लोगों से बातचीत भी की थी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी।
भारत में चुनाव और मतदान की सहज प्रवृत्ति देखकर उन्होंने चुनाव व्यवस्था की बहुत तारीफ भी की थी। I am not exactly sure. I think we're from 15 countries. हम सब यहाँ 15 देशों से हैं। ये पहली बार है जब मैं कश्मीर में हूँ। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि विदेश मंत्रालय ने हमें बुलाया है। To come and visit firsthand. What I see that यहाँ पर लोग बहुत खुश और उत्साहित हैं। यहाँ पर बहुत लोग आए हैं और ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं ये सब देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी मुद्दे पर जो कुछ ओआईसी कह रहा है, इस्लामिक कंट्रियों का ऑर्गेनाइजेशन, वो उस पर भारत को क्या करना चाहिए, मेरे साथ जाने माने विशेषज्ञ सामरिक मामलों के आलोक बंसल जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल सीधा यही, क्या हो गया ओआईसी को? क्यों कश्मीर के चुनावों को देखकर वो तिलमिलाए हुए हैं भाई? देखिए, ऐसा है कि ओआईसी का तो नजरिया ही कुछ टेढ़ा है, और दूसरी बात यह है कि ओआईसी के अधिकांश राष्ट्रों में जनमत या चुनाव ऐसी चीजें होती ही नहीं। अधिकांश अगर आप राष्ट्र देखेंगे ओआईसी में, इसके अंदर प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की एक बहुत बड़ी कमी है। तो इनको प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से कष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब इनको दिखता है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर जनमत में हिस्सा ले रहे हैं और चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान के लिए तो ये समस्या रही है, क्योंकि वो हमेशा दुनिया को दिखाना चाहता है कि कश्मीर में लोग दुखी हैं। जब कश्मीर में लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसके पास कुछ रह नहीं जाता लोगों को बताने के लिए, और फिर उसकी समस्या अपनी है। तो उसको अपनी जनसंख्या को, अपने आंतरिक लोगों को भी कन्विंस करना है और दुनिया को भी कन्विंस करना है कि वो अभी तक जो एक प्रोपेगेंडा करता रहा है कि कश्मीर में समस्या है, कश्मीर में समस्या है, वो क्यों नहीं है। क्योंकि अब यहां तो दिख रहा है कि लोग 61% लोग चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसके लिए इसको कुछ ना कुछ करना है। और दुर्भाग्य से इसको ओआईसी का प्लेटफॉर्म कई बार ऐसा मिल जाता है जहां इसकी बात लोग सुन लेते हैं, तो वही कोशिश हो रही है और वही दिखाई जा रहा है कि ये किया जाए। आलोक जी, एक दो चीज़ें जोड़ दूं मैं आपके इसी कमेंट में। इस बार जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहे हैं, तो जो इंजीनियर रशीद साहब, जो कि सेपरेटिस्ट हैं, जो लोकसभा चुनाव तिहाड़ में रहकर जीत गए, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके समर्थन के 52 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और जमात इस्लामी, जो कि बैंड है, जो भारत से अलग होने की बात करता है, जिसको सलाउद्दीन साहब पाकिस्तान बैठकर यहाँ पर समर्थन देते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके 12-15 उसके कैंडिडेट हैं। ये सब ओआईसी को क्यों नहीं दिखता है? प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने एक चश्मा लगा रखा है अपने ऊपर, वो चश्मा उनके ऊपर पाकिस्तान ने लगा दिया है। और जैसा मैंने कहा कि ओआईसी के जो प्रमुख कर्ता धर्ता राष्ट्र हैं, उनके यहाँ दूर दूर तक डेमोक्रेसी या जमहूरियत से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो उनकी समझ में तो ये चुनाव का प्रक्रिया आती नहीं है, और वो लोग पाकिस्तान के सुर में लाने लगते हैं। तो ऐसा क्या है पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना? मतलब आप एक ऐसे देश के सुर में सुर मिला रहे हैं जो आपको कुछ दे ही नहीं सकता है, वो सिर्फ मांगेगा आपसे। गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, मांग ही रहा है। और ये बात जो है, ये ओआईसी के जो अन्य राष्ट्र हैं, वो अकेले जब रहते हैं तो वो सब समझते हैं इस बात को। अगर आप किसी भी उन राष्ट्र से अकेले से बात करें, तो उनको लगता है कि पाकिस्तान में क्या समस्याएं हैं, पाकिस्तान का क्या गलतियां कर रहा है। लेकिन जब एक साथ ये संगठित हो जाते हैं, तो शायद कुछ ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान की बात है उसको कोई खारिज नहीं कर पा रहा है। और दुर्भाग्य से, जबकि सबको दिख रहा है कि ये कितनी गलत बात है, कितनी बड़ी संख्या में लोग जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं, कितने बड़े लोग जो हैं हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत विरोधी तत्व भी हैं, जो अलगाववाद की बात करते हैं, जो इस तरीके की बात करते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे संगठन जिनको कि भारत में प्रतिबंधित किया है, उनके समर्थन से भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे ज्यादा बड़ा जनतांत्रिक प्रक्रिया का जो उदाहरण दुनिया में कहीं मिलने को दिख नहीं सकता। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, वहां पे आधे लोग चुनाव लड़ नहीं पाते। उनको एक पहले एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं इस जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के समर्थन में हूं, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा उनको चुनाव लड़ने की आजादी नहीं है। तो ऐसे हालात में जो है, इन राष्ट्रों को देखना चाहिए कि क्या दूध है क्या पानी। क्योंकि ये जो संगठन है ओआईसी, 56-57 इसमें देश हैं, इसके मेंबर्स हैं।
बड़े बड़े जो रईस इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी इसकी मुखिया उस टीम में शामिल हैं। तुर्की ने इस पे साइन किया, लेकिन तुर्की ने जो भाषण दिया, जो कि ओआईसी का महत्वपूर्ण मेंबर है, वो कश्मीर का जिक्र नहीं कर रहा है। वो वहाँ ओआईसी में बैठक के बोलकर कुछ और बोलता है, जब महासभा में आके भाषण देते हैं इरादोगन साहब तो कश्मीर का जिक्र नहीं करते हैं। इसको कैसे देखना चाहिए? क्या तुर्की में कोई कन्फ्यूजन है? देखिए, तुर्की एक दौर से गुजर रहा है जहां परिवर्तन चल रहा है। वहां की जो सरकार है वो कुछ और कर रही है, जो वहां की जो अभी तक जो सिद्धांत थे उनसे वो अलग हट रहे हैं। जो कमाल अतातुर्क ने वहां की जो सिद्धांत बनाए थे उनसे अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जनतांत्रिक प्रक्रिया होती रही है। पिछले चुनाव बहुत ही क्लोज चुनाव थे, जो पिछले चुनाव जो एर्दोगान ने जीते। तो शायद उनको लगने लगा है कि अब भारत से जो भारत का विरोध है उनके हित में नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि पाकिस्तान को एक वो जो फिग लीफ देने की कोशिश होती है कि भाई हाँ तुम्हारे साथ भी हम हैं। तो जब ओआईसी में जाते हैं तो इस तरीके की बात कर लेते हैं जिससे कि पाकिस्तान का भी दिल बहला रहे, और जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाते हैं तो इन सब चीजों का मुद्दा नहीं करते। मुझे तो यही लगता है कि यही एक कारण हो सकता है कि तुर्की जैसा राष्ट्र जो पिछले काफी समय से पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, उसने जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र महासभा में जहां उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। लेकिन उसके साथ ही साथ वो ओआईसी में जाके ऐसी चीजों पर बात करते हैं, तो या तो ये इनका दोगलापन दिखाता है या ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से सांत्वना दी जाए, और जो राष्ट्र की नीतियां हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिखाई रहे हैं दुनिया को। जी, और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की जो है वो ब्रिक्स में आने के लिए छटपटा रहा है, और ब्रिक्स में भारत एक महत्वपूर्ण देश है। और ऐसे में वो ये बयान ना देकर कि हम कश्मीर पर नहीं बोले हैं, पिछले 5 साल से लगातार बोल रहे थे वो इस मंच पर कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड सो कॉल्ड टेरिटरी है उनकी भाषा में। इस बार ना बोल के वो जैसे भारत को इम्प्रेस कर लेंगे, लेकिन भारत इस बात को समझता है कि तुर्की जो है वो उसकी रणनीति है, ये उसका दोगलापन भी हो सकता है। शुक्रिया आलोक जी, हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए देर शाम को बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो इसी नोट पर जो कुछ कर रहा है ओआईसी, वो दरअसल पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश ज़्यादा है। भारतीय लोकतंत्र में भारत के कश्मीर के चुनावों पर उसकी टिप्पणी दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए कोई खास माने नहीं रखती होगी।